अब आपको उमर की साजिश का पूरा रूट मैं बताने जा रही हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। दरअसल 9 नवंबर वो तारीख थी जब आप जानते हैं फरीदाबाद में छापेमारी हुई थी, और जिस दिन पहली बार फरीदाबाद में छापेमारी हुई है उसी दिन डॉक्टर उमर फरार हुआ। उमर फरीदाबाद से निकला, मेवात के रास्ते ये फिरोजपुर झिरका पहुंचा, यहां से इसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वाला रास्ता लिया और वापस गाड़ी यू टर्न लेकर दिल्ली की तरफ दौड़ा दी। इससे पहले एक्सप्रेस वे पर ही रात में एक ढाबे पर यह रुका। पूरी रात इसने ढाबे पर ही अपनी गाड़ी को पार्क रखा और वहीं गाड़ी के अंदर ही रात भर यह सोया। फिर 10 नवंबर की सुबह, मतलब जिस दिन शाम के वक्त दहली इसने दिल्ली में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, उस दिन 10 नवंबर की सुबह फिर से यह फरीदाबाद आया और इसके बाद फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से इसने दिल्ली में एंट्री ली। तो ये इसका पूरा रूट, 2 दिन का पूरा मैप आप देख रहे हैं, कहां कहां था ये टेरर वाला डॉक्टर उमर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, ये 9 और 10 तारीख, डॉक्टर उमर 9 तारीख को ही फरार हो गया था जब छापेमारी फरीदाबाद में हुई थी। मतलब उसको समझ आ गया था कि अब पर्दाफाश होगा, जांच एजेंसियों के हाथ इस तक पहुंचेंगे, ये बच नहीं सकता। तो 9 तारीख को ये जो फरीदाबाद से फरार हुआ, क्या जानकारी मिल रही है? क्या उसी दिन इसी i20 कार में इसने जो केमिकल है, जो विस्फोटक सामग्री है, वो भर ली थी और जितनी हो सके उतनी सामग्री लेकर ये अपने साथ निकल गया था? या फिर जब ये 10 तारीख को वापस फरीदाबाद आया और फरीदाबाद में 10 तारीख को सुबह वो जो अस्पताल है 7:30 बजे, उस अस्पताल में के सामने नजर आई है ये गाड़ी, वहां का कोई कनेक्शन है? वहां से इसने विस्फोट अपनी गाड़ी में रखा और फिर ये दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के जरिए दाखिल हुआ। मनोज जी बिल्कुल, देखिए एजेंसीज जो है अब इस बात का पता कर रही हैं कि क्या जब ये उमर निकला था फरीदाबाद से, जब ये फरार हुआ था और जब इसे ये पता चल चुका था कि अब ये भी पकड़ा जा सकता है कि तभी इसने विस्फोटक अपनी गाड़ी में रख लिया था, या फिर ये जब वापस फरीदाबाद लौटा है तब उसने गाड़ी में रखा है। इसके लिए जो सीसीटीवी फुटेज जो एजेंसीज को मिली है उसकी जाँच की जा रही है और जो गाड़ी का वेट है, यानी कि जब ये निकला था तो टायरों को देखा जा रहा है कि टायरों के ऊपर कितना दबाव था। सीसीटीवी फुटेज की एक एक बहुत बारीकी से जांच की जा रही है कि जब उमर फरीदाबाद से निकला तब उसकी टायर जो थे कितने दबे हुए थे, जब वो एक्सप्रेस वे की तरफ गया तब कितने दबे हुए थे, जब वो वापस फरीदाबाद लौटा तब कितने दबे हुए थे, और जब वो दिल्ली के अंदर एंटर किया तब। क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया एजेंसीज को भी कि जब उमर फरीदाबाद से निकला था विस्फोटक तभी उसकी गाड़ी के अंदर था या फिर उसने रास्ते से उस विस्फोटक को बाद में जब लौटते हुए गाड़ी के अंदर रखा। ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि वो एक्सप्रेस वे की तरफ गया, उसके बाद वो वहां पर एक रात को उसने एक ढाबे पर रात बिताई, उसके बाद सुबह वापस लौटा और फिर वो दिल्ली के अंदर घुसा। तो अभी एजेंसी ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि उमर ने अपना फोन तो बंद कर दिया था, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई और फोन इस्तेमाल कर रहा था? इसके लिए एजेंसीज ने जहां जहां पर उसकी लोकेशन मिली है, जहां जहां पर वो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है, वहां का डंप डेटा निकाला है और उस डंप डेटा के जरिए ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ संदिग्ध नंबर तो उस वक्त एक्टिव नहीं थे। तो अभी तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की लगातार चल रही है और धीरे धीरे ये साफ हो जाएगा कि उमर जब निकला था फरीदाबाद से तो विस्फोटक साथ लेकर निकला था या फिर उसने वापसी में विस्फोटक रखा था। ये थोड़ी देर बाद जब जांच आगे बढ़ेगी जैसे जैसे, तब ये चीजें और भी जो है साफ हो जाएंगी। बिल्कुल समझ सकते हैं हम कि किस तरीके से वो कहते हैं ना कि भूस के ढेर में सुई तलाशना, उस तरीके से ये मुश्किल चुनौती भरा काम है जांच एजेंसियों के सामने, क्योंकि बहुत से अनसुलझे सवाल हैं और ये कितनी बड़ी साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि षड्यंत्र के तह तक पहुंचेंगी जांच एजेंसियां और फिलहाल उसी काम में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात मनोज वर्मा बता रहे थे कि साहब जब ये फरार हुआ था 9 नवंबर को फरीदाबाद से, तो तब उस वक्त जहां जहां गाड़ी दिखी है उस वक्त भी गाड़ी की मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिरकार टायरों पर कितना दबाव था, क्या जब 9 तारीख को फरीदाबाद से फरार हुआ उसी वक्त विस्फोटक इसने अपनी गाड़ी में भर लिया था क्या, या फिर जब ये दिल्ली बॉर्डर बदरपुर वाला वहां से दिल्ली में दाखिल हुआ उस वक्त इसकी गाड़ियों का जो टायर का प्रेशर था गाड़ी का वो किस तरीके का था, उसकी मिलान किया जाएगा और उससे यह अंदाजा होगा कि फरीदाबाद से जब फरार हुआ था तभी विस्फोटक गाड़ी में भरा हुआ था या नहीं। बाद में 10 तारीख को जब दोबारा फरीदाबाद लौटा और फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली आया तब कहीं बीच रास्ते में से इसने गाड़ी में विस्फोटक भरा।
इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। हमारी सहयोगी शिरीन लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। शिरीन के पास आपको लेकर चलेंगे और शिरीन से जरा जानते हैं। शिरीन, बताइए जरा ग्राउंड जीरो पर आपको क्या डिटेल्स और मिल रही हैं? देखिए रोमाना, इस दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये जो व्हाइट कॉलर टेरर का जो ये नया मॉड्यूल है ये खुलासा हुआ, इसकी परतें खुल रही हैं, कई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी पर एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ये बातचीत करने के लिए, ये राब्ता करने के लिए एक खास ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे जिसका नाम सेशन ऐप बताया जा रहा है। और इसकी भी एक अपनी खासियत है। इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको किसी भी तरीके का मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करना होता है। इसका जो मेटा डेटा होता है वो सेव नहीं होता है, कोई जानकारी आप उसके जरिए निकाल ही नहीं सकते। और इसीलिए इसके जरिए ये लोग अपनी बातचीत किया करते थे। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक दूसरे से शेयर करनी है तो वो इसके जरिए की जाती थी। इसमें किसी भी तरीके का डेटा सेव नहीं होता है। मुजम्मिल ने जैश के हैंडलर से मिलने की बात भी कबूली है, ये भी जांच पड़ताल में साफ हो चुका है। और इसके साथ ही देखिए, जो ये मुलाकात हुई है कमांडर के साथ 2022 में, बताया जा रहा है डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे। और तुर्की क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर उन्हें बातचीत करनी थी। इन्होंने पाकिस्तान को नहीं चुना, इन्होंने तुर्की को चुना है। और तुर्की में जो ये बातचीत हुई थी, कौन कौन उसमें शामिल था, कमांडर तो बताए ही जा रहे हैं, लेकिन और कौन कौन से चेहरे ये भी अब जब सामने आएंगे तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस पर क्या जानकारी है, हम सीधे रुक कर लेते हैं। उज्जवल कुमार हमारे साथ फरीदाबाद से लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। उज्जवल, सेशन ऐप के जरिए बातचीत की जा रही थी और मुलाकात के लिए चुना गया तुर्की, क्योंकि वो शायद सेफ जोन लग रहा था कि वहां पर इनकी बातचीत कोई डिकोड नहीं कर पाएगा, कुछ चीजें खुलासा नहीं हो पाएगा। अच्छा, उज्जवल से हम संपर्क फिर से करेंगे और उनसे जानेंगे कि और क्या बताया जा रहा है जांच में और क्या निकलकर सामने आए हैं। ये सेशन ऐप कौन कौन लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ये जो पूरा नेटवर्क है, क्या ये नेटवर्क इसी के जरिए चलाया जा रहा था, ये महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर से आपको स्टूडियो ले चलते हैं रोमाना के पास। देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। जिस तरीके से आपस में ये लोग कनेक्टेड थे और ये सेशन ऐप सामने आ रहा है, इस सेशन ऐप के जरिए ये लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। और सेशन ऐप के बारे में मैं जानकारियां निकाल रही थी अभी। यहाँ जो जानकारी मुझे मिल रही है, ये पूरी तरीके से सेफ होता है और इसको आप कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता। मतलब इसके जरिए किसी को आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। पूरी तरीके से खुफिया अंदाज में ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे और अपनी तरफ से इनका प्लान फुल प्रूफ था। ये तो दाद देनी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर्स जब देखे, उसके बाद वहां पर ये इनिशिएटिव लिया कि आखिरकार देखा जाए ये इस तरीके के आपत्तिजनक पोस्टर्स, भड़काऊ पोस्टर्स लगा कौन रहा है। और उन पोस्टर्स को लगाने के चक्कर में जांच में तस्वीर सीसीटीवी में कैद होती है डॉक्टर आदिल की। उस डॉक्टर आदिल तक जब जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचती है और उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग द्वारा लॉकर खुलवाती है, तो वहां से निकलती है AK-47। और उसके बाद तो जम्मू कश्मीर पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये साजिश बड़ी है। और फिर जब जांच होती है तो हत्थे चढ़ता है डॉक्टर मुजम्मिल। उसकी निशानदेही पर ये हजारों किलो केमिकल विस्फोटक, और अगले ही दिन 10 नवंबर को दिल्ली में हो जाता है कार ब्लास्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।